सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी से भारती सर, हिंदी के टीचर। बेटे, PT1 हम लोगों के सामने है और आज का टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहला चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक ढंग से तैयारी करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है, पाठ 1 से लेते हैं। पाठ 1 क्या क्या है? भाषा, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। और व्याकरण। अब कहना यह है कि ये क्लास 7। अब भाषा के विषय में हम जाने। भाषा क्या होती है? मानव जीवन में बिना भाषा का काम नहीं चल सकता है। कारण यह है कि मानव जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है, जो अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को, मन के सोच को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। तो वह साधन क्या होता है? भाषा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक दूसरे चीज की मांग हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो या अन्य चीज हो, तो भाषा के माध्यम से ही हम अभिव्यक्त करके उस आवश्यकता की पूर्ति या उस वस्तु की मांग को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मानव, शिशु और बड़े लोग जिनके भाषा का विकास हुआ रहता है, इसके माध्यम से थोड़ा हम समझते हैं कि शिशु जो होता है उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ होता है। वह सारी चीजें देखता है, सुनता है, किंतु भाषा का विकास नहीं होता है, जिसके चलते उसका विकास नहीं हो पाता है। वह बोल नहीं पाता है कि माँ हमको दूध चाहिए, वह बोल नहीं पाता है कि माँ हमको भोजन चाहिए। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पर्सन होते हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है कि उन्हें क्या क्या चाहिए, वे भाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भोजन मांग सकते हैं, पानी मांग सकते हैं, आवश्यकता की और भी कोई चीज है सो मांगी जा सकती है। तो कहने का मतलब कि भाषा के बिना मानव का विकास नहीं हो सकता। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, किंतु बंगला नहीं जानते हैं, बंगाल में बंगला बोला जाता है, तो वहां हम जा करके हिंदी के द्वारा या भोजपुरी के द्वारा हम अपनी वस्तुओं की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बांग्ला जानना पड़े। तो भाषा जो होती है वह मानव के विकास का भी प्रतीक है। सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास भी होता है, व्यक्ति का अपना विकास, निजी विकास भी होता है। कारण क्या है? तो भाषा का विकास निश्चित रूप से आवश्यक। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की, भावों व विचारों को के सामने दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त
करता है और और दूसरे के विचार को दूसरे के विचार को समझता है, समझता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाषा की कंप्लीट व्याख्या इसी परिभाषा के माध्यम से आती है कि भाषा क्या है, एक साधन है। भाषा क्या है, एक साधन है। इसके द्वारा होता क्या है, दूसरा पॉइंट बनता है, मानव अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है ना, और दूसरे के विचार को समझता है। साधन के रूप में ही ये होता है। अगर साधन नहीं होता तो हमारी मन की बात जो है, मन की सोच जो है, मन में ही रह जाती। इसीलिए भाषा कितना सुंदर माध्यम है, कितना सुंदर साधन है जो हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो है आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भाषा की परिभाषा ठीक ढंग से समझ में आएगी। अब इसकी व्याख्या भी इसी के तहत है। अब इसके रूप को लेकर चलते हैं। भाषा के विद्वानों ने भाषा के 2 रूप को ही बतलाया है, लेकिन 3 रूप भी होता है। पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं, देखिए विद्वानों ने इसको तो माना ही नहीं है, सांकेतिक भाषा को नहीं माना है, किंतु हम इसके महत्व को बताते हैं। पहले हम लोग मौखिक और लिखित पर विचार करें। मौखिक भाषा क्या होता है, जिस भाषा को हम बोल करके व्यक्त करें, जिस भाषा को मानव बोल करके व्यक्त करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर? मौखिक भाषा जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाए, उच्चारण करके व्यक्त किया जाए, उसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में भाषण देना, भाषण देना क्या होता है, मौखिक भाषा का रूप है। कविता सुनाना, कविता सुनाना, ठीक है। तीसरा है कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। बहुत सारा उदाहरण में समाचार वाचन हो जाएगा, संवाद वाचन, संवाद अभिव्यक्त जो होता है ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज मौखिक में आता है जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं। तो ये हुए हमारे मौखिक भाषा के रूप। मौखिक भाषा का विशेष महत्व नहीं है ना। देखिए हमारे लोगों ने ये बात कहा है कि लिखतंत्र के आगे वक्तंत्र काम नहीं करता है। मतलब अगर भाषा को बोल करके हम चले जाएं तो कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। मतलब ये हुआ, तो कुछ याद रहेगा उसका तो वैल्यू होगा, लेकिन जो याद नहीं रहेगा उसका वैल्यू तो, यही लिखित भाषा के रूप में इसका मौखिक भाषा से लिखित भाषा का ज्यादा महत्व यहीं पर हो जाता है। इसका भी रूप बताते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को लिख करके अभिव्यक्त किया जाए, जिस भाषा को लिख करके हम एक्सप्रेस करें, प्रकट करें, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना क्या होता है, लिखित भाषा का रूप होता है। किसी चीज की रचना करना यानी नाटक लिखना, नाटक लिखना, कविता लिखना, चौपाई लिखना, दोहा लिखना, ये सब लिखित भाषा में होता है। मैंने कहा एक बात कि मौखिक से ज्यादा लिखित का महत्व होता है। यस,
without any hesitation, we can know, we can express that written language is very important than oral language. कैसे? देखिए, आज वेद व्यास जी ने भागवत गीता लिखा, भागवत पुराण लिखा, तो आज ये चीज हम पढ़ सकते हैं, लिखित है तब, नहीं तो भागवत पुराण की कहीं कोई चर्चा नहीं होती, होती लेकिन क्या है उसमें ये जानकारी नहीं। इसलिए लिखित भाषा का महत्व है। रामचरितमानस को उठा करके देख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1513 ईस्वी में इसको लिखा, लेकिन आज इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, बढ़िया से समझते हैं, आगे भी हमारी वंशज बढ़िया से पढ़ती रहेगी। लिखित भाषा का ये बहुत बड़ा महत्व है। रामधारी सिंह दिनकर कितना कविता लिख करके चले गए, ये चीज पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वे बहुत अच्छे कवि थे। तो लिखित भाषा का ही ये गुण है, गुणवत्ता है, विशेषताएं हैं, जिसके चलते हम ये समझते हैं कि लिखित भाषा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम इसको समझे जरा सा। सांकेतिक भाषा का विद्वानों ने कोई महत्व नहीं दिया, किंतु अल्पसंख्यक के लिए, यानी जो समाज में गूंगे वर्ग हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर वे गूंगे हैं, भूख लगी है तो भोजन मांगेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि भोजन चाहिए उनको, भूख लगी है। पानी के लिए संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तो हम समझेंगे कि पानी मांग रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सांकेतिक भाषा का भी उन लोगों के लिए महत्व है, लेकिन जब हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको सिर्फ हम समझेंगे, है ना, जानेंगे, लेकिन इस पर पूरा फोकस नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं कि भाषा के और भी कुछ रूप हैं। जैसे मातृभाषा है, प्रकार जो है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मानक भाषा है, और मानव भाषा भी होता है। तो आइए देखते हैं इसके संबंध में, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, भाषा के अन्य प्रकार, भाषा के भाषा के अन्य प्रकार, अन्य प्रकार, देखिए ये इतने अच्छे प्रकार हैं कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है, मानव का बिल्कुल काम नहीं होगा। जैसे मातृभाषा, मातृभाषा, देखिए इसके बिना मानव का काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या है कि शिशु वहीं से प्रारंभ करता है, उसके भाषा का विकास यहीं से शुरू होती है। वह अपने माता के पास रहता है, वह अपने परिवार जनों के पास रहता है, काका काकी चाचा चाची सबके पास रहता है, तो उसके मातृभाषा का विकास होता है, वह इसके माध्यम से कोई चीज सीखता है ना। यहाँ क्या है? मातृभाषा, यानी माता की भाषा। जिस भाषा को जिस भाषा को बच्चा शिशु अपनी माँ से सीखे, अपने परिवारजनों से सीखे, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जिस भाषा को माता से अथवा परिवारजनों से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। अब देखिए, साफ स्पष्ट है कि बच्चा यही से प्रारंभ में सीखता है। अगर माँ सिखाए नहीं, परिवारजनों से शिक्षा नहीं मिले,
तो वह मातृभाषा नहीं सीखेगा, और मातृभाषा से ही अन्य भाषा का विकास होता है। तो अब आइए, इसके बाद क्या है? इसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नाम से ही स्पष्ट है कि राष्ट्र की भाषा है ना। तो जिस भाषा को पूरा राष्ट्र के नागरिक बोलते हैं, समझते हैं, उसमें व्यक्त भी होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। पूरा देश में, पूरा राष्ट्र में इस भाषा को बोली समझी जाती है, इसीलिए इसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, मान लिया गया है, लेकिन संविधान में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। लेकिन इससे मतलब नहीं है, अगर हमारे जेहन में, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गया कि यही हमारा राष्ट्रभाषा है और सर्वव्यापी हो गया देश में, तो इसको हम समझेंगे कि यही हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी ही हमारी माता है ना। तो जिस भाषा को, आइए यहाँ इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। जिस भाषा को पूरा राष्ट्र में बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रभाषा होता है ना। तभी वह राष्ट्र विकास करता है। इसलिए हम सबको अपनी अपनी राष्ट्रभाषा पर ध्यान देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तब जाकर के हमारा राष्ट्र और हमारे देश के नागरिक विकास कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं राजभाषा। राजभाषा पर, ये राजभाषा क्या होता है? देखिए, जिस भाषा का उपयोग सरकारी कामकाज में होता है, कार्यालय में होता है, दफ्तर में होता है, ऑफिस में होता है, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, है ना। अब देखिए, 343 संविधान के 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि राजभाषा है, किस लैंग्वेज को, किस भाषा को कहा जाएगा। तो ये जो है 14 सितंबर, कब इसका विकास हुआ, कब इसको माना गया? 14 सितंबर 1949 को माना गया कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इसको राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई है। अब ये हुआ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब हम चलते हैं भाषा के, किस तरह से भाषा लिखते हैं हम, है ना। लिपि पर चलते हैं। लिपि क्या होता है? देखिए, इसी चैप्टर का ये भी भाग है। तो ऐसे कहें, मैंने लगभग चलेगा ये 10 मिनट चलेगा।